हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेआईजीएल का जो प्रीलिम पेपर है। ठीक है, जो आपने काफी सारे लोग ने आपने टेस्ट अपीयर किया। ठीक है, तो उसका एक पेपर डिस्कशन हम लोग आज करेंगे विद सॉल्यूशन। बराबर, तो सॉल्यूशन का कॉपी भी है यहाँ पे। बराबर, तो सबसे पहले तो अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप एग्जाम भी दे दो, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपका जो जेआईजीएल पढ़ाई हो चुका है वो कितने हद तक परफेक्ट है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिकॉज पढ़ाई हो जाता है बट जब पेपर लिखने बैठते हैं तो इश्यूज हो जाते हैं, याद नहीं आता है, चीजें क्लिक नहीं होती है टाइम पे। तो उसके लिए पेपर लिख के प्रैक्टिस करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि ये करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऑलवेज। ठीक है, तो बस ऐसा ही एक पेपर जो टेस्ट हुआ है उसका हम लोग एक पेपर डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर, इसमें आपको क्वेश्चंस भी है और उसके नीचे आंसर्स भी आपको मिलेंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या पेपर में है बेसिकली और क्या क्या आपको उसमें लिखने हैं आंसर्स में, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या पॉइंट्स बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बराबर, कहाँ पे आपको क्या चीज लिखोगे तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। बराबर, कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा तो वो वर्डिंग्स की वजह से वो बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा ये पेपर के डिस्कशन में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ए में, अ कस्टम विल बी इनवैलिड एट लॉ and will have a binding force only if it fulfills the certain essential conditions. What are those conditions? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है सोर्सेस ऑफ लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कस्टम मतलब जो पुरानी बिलीव्स है, ठीक है, उसको लॉ बनाया जाता है। तो जब ऐसी चीजें करी जाती है या की जाती है तो उसमें क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। तो वो कुछ एसेंशियल कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी एसेंशियल कंडीशंस है, ये फुलफिल करना जरूरी है। ठीक है, तो वो हम एसेंशियल कंडीशंस को यहाँ पे देखेंगे। ये कंडीशंस अपनी। ठीक है, देखो, तो सबसे फर्स्ट इमेमोरियल कंडीशन हो गई, देन सर्टेनिटी, रीजनेबलनेस, बराबर, देन कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, कंफर्मिटी विथ लॉ, unanimity of opinion and peaceable enjoyment. बराबर, और लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। देयर आर टोटल 8 पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे 8 पॉइंट्स आपको प्रॉपर तरीके से लिखने हैं। अगर ये प्रॉपर है तो आराम से आपको जितना भी वेटेज कितना है इसमें 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। कुछ पॉइंट्स इधर उधर हो गए तो -1 या -2 आप समझ सकते हो। जितने पॉइंट्स है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। सो इट्स अ बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ घुमा के कुछ भी नहीं पूछा गया है। आप अगर नोट्स देखोगे तो नोट्स के अंदर भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें है, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2, डिफाइन अपील एंड देयर टाइप्स एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सो सिविल प्रोसीजर में सीपीसी के अंदर अपील की कुछ कैटेगरीज है। सो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको ये कैटेगरी दिखेगा, टोटल 4 कैटेगरी है। एक अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेकेंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे भी अपील किया जा सकता है, एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। बराबर, ये 4 पॉइंट यहाँ पे है। सी, in this particular answer सेक्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सेक्शन इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मेन आपके ये 4 पॉइंट्स प्रॉपर कवर होने चाहिए। ठीक है, क्या 4 पॉइंट्स है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेकेंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर, और फोर्थ आता है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। बराबर, आप उसके ऊपर एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी अगर ऐड करना चाहो तो यू कैन राइट 1 लाइन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। बट जैसे ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स तो आपने लिखे तो वैसे ही आपने पॉइंट्स तो कवर कर दिए सारे के सारे टाइप्स। उसका एक एक लाइन का भी एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो वेटेज के हिसाब से उतनी चीज सफिशिएंट है। ठीक है, देन देखते हैं हम लोग थर्ड, डिफाइन द रूल्स रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट अंडर सीआरपीसी। ठीक है, अटैचमेंट और एक प्रोक्लेमेशन करके कंसेप्ट है कि जब कोई ऑफेंडर बाहर नहीं आता है, सरेंडर नहीं करता है, तो फिर प्रोक्लेमेशन किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, उसको टाइम लिमिट दिया जाता है सर्टेन डेज का, वो टाइम लिमिट के बाद अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब काफी सारी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स है, तो वो आपको यहाँ पे सीआरपीसी में लिखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लाइन,
ये आपका आंसर में आना चाहिए। क्या लिखा है? सो द कोर्ट पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। कम से कम 30 दिन का तो नोटिस पीरियड उसको देना पड़ेगा कि भाई तू कांड करके गया है, इज्जत से ये डेट से पहले ये टाइम पे यहाँ तक सरेंडर कर दे। बराबर। तो उसके लिए कम से कम उनको 30 डेज का टाइम मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे डेज याद नहीं रख सकते हो तो देखो वो वैसे ही कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया और एक मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इसका एक तरीका भी बताता हूँ, कैसा लिख लेते हैं, नॉट लेस देन स्पेसिफाइड टाइम। याद नहीं आता है ना तो लोग ऐसे जुगाड़ करते हैं, क्या लिख देते हैं, स्पेसिफाइड टाइम। सी नहीं है 30 डेज, नंबर्स याद नहीं रहते हैं, तो वर्स्ट सिनारियो में एटलीस्ट स्पेसिफाइड टाइम लिख के आओ। कुछ लोग फिर ये सेंटेंस भी नहीं लिखते कि छोड़ डेज याद नहीं है तो सेंटेंस भी क्यों लिखूं मैं। डोंट डू दैट। एटलीस्ट स्पेसिफाइड टाइम इतना भी लिख के आओगे तो कुछ तो इम्पैक्ट है कि भाई बंदे को सेंटेंस पूरा याद है, खाली बंदा डेज भूल गया। लेकिन आपने सेंटेंस ही गायब कर दिया तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप गायब कर चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। बराबर। तो ये डेज का इंपॉर्टेंस बहुत है ये पर्टिकुलर आंसर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी। सो डी में क्या लिखा है क्वेश्चन, अच्छा ये केस लॉस टाइप है। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसा है ये तो देख लेते हैं। मिस्टर चुन्नू एंड मिस्टर मुन्नू अपॉइंटेड कंसिलेटर टू सॉल्व द डिस्प्यूट। अच्छा कंसिलेशन प्रोसीडिंग में है ये लोग। ठीक है। मिस्टर चुन्नू पेड 60% डिपॉजिट एंड मुन्नू पेड 40%। मिस्टर चुन्नू अपॉइंटेड यू एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर। अच्छा मुझे प्रोफेशनल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया रिलेटेड टू डिपॉजिट्स ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग। काइंडली एक्सप्लेन हिम रूल्स। मैं कंसिलेटर बन चुका हूं, अभी मुझे रूल्स बताने हैं कि भाई डिपॉजिट से रिलेटेड क्या रूल्स है। आर्बिट्रेशन के कंसेप्ट के अंदर आपको कंसिलेशन पार्ट के अंदर डिपॉजिट करके जो एक कंसेप्ट है ये उसका आंसर है। बराबर। तो ये उसका आंसर लिखा है। ठीक है। आंसर क्या है, मे डायरेक्ट ईच पार्टी टू डिपॉजिट इक्वल अमाउंट। दोनों पार्टी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग कंसिलेटर में डायरेक्ट सप्लीमेंट्री डिपॉजिट इन इक्वल अमाउंट फ्रॉम ईच पार्टी। किसी से 10,000 मांगा तो दूसरे से तू 5 दे दे, तेरे लिए एडजस्ट कर लूंगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता है। 10,000 एक पार्टी से मांगा तो दूसरे से भी 10,000 ही मांगना है। इफ द रिक्वायर्ड डिपॉजिट आर नॉट पेड इन फुल by both the parties within 30 days, again 30 days are important here, the conciliator may suspend the proceeding or make a written declaration of termination proceeding to the parties effective on the date of declaration। पैसा नहीं मिला तो वो डिक्लेयर कर देगा कि भाई मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ प्रोसीडिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फुकट में काम करने नहीं आया हूं मैं। ठीक है। Upon the termination of the conciliation proceeding, conciliator shall render an accounting to the parties of the deposit received and shall return any unexpected balance to the parties। जो भी खर्चा आएगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बच गया तो वो मुझे रिटर्न करना है। एंड मिस्टर चुन्नू कैन डिमांड 10% फ्रॉम मुन्नू बिकॉज डिपॉजिट मस्ट बी इन इक्वल इन नेचर। अभी क्वेश्चन क्या था कि एक ने कितना दिया 60%, एक ने कितना दिया 40%, तो फिर ऑब्वियसली बैलेंस करना है 50-50%, तो उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। चलो तो ये देख लो आपने क्या क्या लिखा है, उस हिसाब से आप मार्किंग देते जाना साथ में। चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज परसुएसिव प्रेसिडेंट। तो चलो ये तो एक प्रॉपर क्लियर कट आंसर है। बराबर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है तो ठीक है, चलो इसमें तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी केस स्टडीज टाइप है। सो मिस्टर पप्पू इज अ वेयरहाउस कीपर ऑफ द प्रेपका इंटरनेशनल लिमिटेड। He committed a crime of breach of trust. Kindly explain him what are the essential elements of the breach of trust and the penalty provision to him। बराबर। बंदा कौन है, वेयर हाउस कीपर है। कौन है बंदा, वेयर हाउस कीपर है। उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आईपीसी में से। ठीक है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो पहले तो आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताने पड़ेंगे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है। ठीक है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में क्या बताना है मुझे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, और आप कंडीशंस मेंशन करो कि ये सब कंडीशंस आपको लिखनी है, ये सब कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज है तो उसको मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानूंगा, और अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, 3 कंडीशन फुलफिल होता है, तो फिर उसमें पेनल्टी कितना हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 7 years।
याद करो आईपीसी का चैप्टर, आईपीसी में आप देखोगे ना तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अलग अलग पेनल्टी है। कुरियर कंपनी का अलग है, सर्वेंट के लिए अलग है, वेयर हाउस कीपर का अलग है। तो कुछ में कहीं कहीं ईयर्स चेंज हो जाते हैं, बैंकर का अलग है। बराबर, तो आपको वो सारे पेनल्टी प्रॉपर तरीके से याद रखनी है, क्योंकि स्पेसिफिकली एक सिचुएशन दिया जाएगा जिसमें बैंकर ने ये कर दिया, वेयर हाउस कीपर ने ये कर दिया, सर्वेंट ने ये कर दिया, तो पेनल्टी अकॉर्डिंगली चेंज होती है उसमें। ठीक है, तो वो ध्यान देना। और यहाँ पे इतनी पेनल्टी है, कितना, 7 years एंड फाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 16। अगेन वन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बराबर, ठीक है। देन रेलन वर्सेस फ्लेचर, रेलन वर्सेस फ्लेचर, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर टॉर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। रेलन वर्सेस फ्लेचर का जो केस है, जिसको बेंचमार्किंग जजमेंट माना जाता है टॉर्ट के अंदर, जिसमें ये था कि अगर आप इंटेंशनली तो किसी को डैमेज करते हो तो आपको तो कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप अनइंटेंशनली भी किसी को डैमेज करते हो देन ऑल्सो यू आर लायबल टू पे कंपनसेशन। बस उसी चीज को यहाँ पे डिसीजन में बताया गया था इन द केस ऑफ रेलन वर्सेस फ्लेचर। तो आपको उसका बेसिक एक केस स्टडी लिखना है कि उसका वाटर रिजर्वेयर था, बराबर, फिर वो पानी का फ्लो बह गया तो डैमेज हो गया, फिर उसने केस किया तो पहले तो लोअर कोर्ट ने ना बोल दिया, फिर वापस अपील किया तो फिर हायर अथॉरिटी ने उसके फेवर में डिसीजन दिया कि यस, सामने वाले के भले इंटेंशन से नहीं हुआ बट डैमेज तो हुआ ना, तो कंपनसेशन तो बनता है। ठीक है, तो ये रेलन वर्सेस फ्लेचर का केस है। चलो उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा। बराबर, राइट कंसिस्ट आर्टिकल 23 24, ये आना चाहिए आंसर के अंदर। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे दो चीज आती है इसमें, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये ट्रैफिकिंग है, थोड़ा इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, एंड प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन चिल्ड्रन में भी एज आपको लिखना है 14 ईयर्स। ये देखो यहाँ पे लिखा है लेस देन 14 ईयर्स। अगर किसी भी बच्चे को मैंने जॉब पे रखा फैक्ट्री के अंदर, मैं चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहा हूं ऐसा माना जाएगा, और वायलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, मतलब चाइल्ड लेबर के जो भी लॉज है उसको मैं ब्रीच कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझ पे एक्शन होगा ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपोर्शनमेंट एज पर स्टैम्प एक्ट 1889। अपोर्शनमेंट का कंसेप्ट आप देखो, अभी 4 मार्क का ये आंसर है। ठीक है, 4 मार्क में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज आप खाली एक्सप्लेन करोगे ना। अभी इसको देखो, एक तो ये नॉर्मल आंसर है, मॉडल आंसर, आप इसको लिख सकते हो, या तो फिर एक सिंपल तरीका बताओ अगर ये बहुत हैवी लगता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्लस राइट वन एग्जांपल इलस्ट्रेशन। इतना भी करके आओगे तो भी बहुत है, चलेगा, बिकॉज वेटेज इज ओनली 4 मार्क्स, 4 मार्क है तो इतना लिखोगे तो भी चलेगा। बराबर, व्हाट इज अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट का मतलब होता है जब प्रॉपर्टी को, एक ही बड़ी प्रॉपर्टी को डिवाइड करके दिया जाता है, तो जितना शेयरिंग आएगा मेरे पास मैं उतने के ऊपर ही स्टैम्प ड्यूटी भरूंगा, बाकी की चीजों के ऊपर मैं स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरूंगा। जैसे पूरी प्रॉपर्टी है लेकिन आई एम acquiring only 20% of that particular property, then I will pay only 20% of the stamp duty. That is apportionment. जितना पोर्शन आपके फेवर में है उतना आपको स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टाइम व्हेन वन सज कमेंस टू रन इन केस will not cease to be so by reason of any subsequent event. This is a question from the Limitation Act. हाँ, अभी यहाँ पे देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है लोगों को क्या होता है, जब ऐसी चीज आती है ना, कमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट, गिव योर ओपिनियन, ठीक है, इलैबोरेट द स्टेटमेंट, तो लोगों को ना डर लगता है, अरे यार क्या अभी लिखने का, सिंपल चीज है। देखो ये स्टेटमेंट जो है वो है तो परफेक्ट ही लिखा, बट कैसे तो वो तुमको बताना है। नेवर राइट the given statement is true, the given statement is false, भाई तुमको true false नहीं पूछा, you have to just explain this particular statement।
जैसे क्या लिखा है, टाइम व्हेन वंस इट हैज कमेंस टू रन इन एनी केस विल नॉट सीज टू बी सो बाय रीजन ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इवेंट। एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तो टाइम कोई भी इवेंट के थ्रू, इवेंट की वजह से मैं उसको स्टॉप नहीं कर सकता। एक बार शुरू हो गया तो हो गया, अब वो रुकेगा नहीं, बराबर। तो बस उसी चीज को लिखना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे तुमको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी रिट पिटीशन, कोई भी चीज उस पर्टिकुलर टाइम की जो रनिंग सिचुएशन चल रही है उसको स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा तुमको कि कोई एप्लीकेशन जो कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम है ना, कोई भी एप्लीकेशन कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम को स्टॉप नहीं कर सकता, बराबर, ठीक है। ये वर्ड आना चाहिए आपका, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, एंड आगे लिखा है डज नॉट अप्लाई टू अपील अनलेस द केस फेल विद इन एनी एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इटसेल्फ। अपील में ये नहीं एप्लीकेबल होगा अगर वो एक्सेप्शनल केस में आता है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सफिशिएंट कॉज। अगेन सफिशिएंट कॉज, सेम चैप्टर, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में देखो सफिशिएंट कॉज थे कि जनरली तो आपको केस फाइल करना है विद इन सफिशिएंट टाइम, बट अगर आप सफिशिएंट टाइम के अंदर केस फाइल नहीं करते हो तो वैलिड रीजन सफिशिएंट कॉज की वजह से आप लेट फाइल भी करोगे तो भी चलेगा, बराबर। तो वो लेट फाइल करने के ऊपर क्वेश्चन है। सो क्या लिखा है, प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड आल्सो मेंशन एनी केस लॉ। मतलब क्या होता है, देखो लोगों को क्या लगता है कि सफिशिएंट कॉज मतलब आई हैव अ वैलिड रीजन टू फाइल अ केस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट, ठीक है। वैलिड क्या होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास वैलिड रीजन है, समझो एक केस में जो एक वैलिड रीजन दिया गया था उस पे उसको लेट फाइल करने के लिए अलाउ किया कि भाई ठीक है, योर रीजन इज वैलिड रीजन, सफिशिएंट कॉज में भी आता है, तुझे अलाउ करते हैं, तू लेट आया चलेगा, केस फाइल कर दे। लेकिन अगर समझो वो दूसरे केस में सेम रीजन दिया तो कोर्ट ने ऐसा बोलता है तेरे को अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समझो केस है ना, ये केस मेरा चल रहा है, मैं जाके ऐसा बोल सकता हूँ ना, सेम रीजन पे इधर अलाउड, सेम रीजन पे नॉट अलाउड, ये सही है भाई, ये क्या लॉजिक है। तो देखो क्योंकि क्या लिखा है, इज अ प्योरली एन इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब केस टू केस सिचुएशन डिफर हो सकती है, हर एक केस को हर एक पर्टिकुलर वे से ही देखना, वो रीजन है तो ग्रांट कर ही देना। खाली ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स है उसके अंदर, तो आपको वो सारी चीजों को भी कंसिडर करना पड़ेगा और फिर उसको अलाउ करना है कि नहीं करना है वो देखना है। खाली उसने रीजन दे दिया, ठीक है, तो अब तक ये रीजन पे हर बार एक्सटेंशन दिया है तो चलो इस बार भी दे दो क्योंकि रीजन तो सेम ही है, ऐसा नहीं हो सकता, ये याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 4 पॉइंट है, मोड ऑफ फॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ द स्टेट इन द फेडरेशन, सिटीजनशिप एंड रेस्टिट्यूटिव पावर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मिस्टर अमीर परचेज अ बंगलो in one of the well-known residential area. Total cost of the property is rupees 5 crore. Value of the cost is a very high and therefore refuse to register the same under registration act. बंदा सोचता है रजिस्ट्रेशन करने जाऊंगा तो साला रजिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत आएगा बिकॉज प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कौन खर्चा करेगा इतना, नहीं करने का रजिस्ट्रेशन। काइंडली एडवाइज हिम ऑन दिस मैटर एंड आल्सो मेंशन द consequences ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट का चैप्टर है, बराबर, कि तुमको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बराबर, कुछ प्रॉपर्टीज का। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, नॉन रजिस्ट्रेशन में जा रहे हो, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या है वो बताओ सामने वाले को कि भाई 5 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहा है, इतना पैसा डाल रहा है और रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो तेरे क्या बम्बू लगेंगे। तो उसको बताने का, भाई तू प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता, तू कोई प्रॉपर्टी में पावर्स होल्ड नहीं करेगा,
और तू जो डॉक्यूमेंट खाली पेमेंट का डॉक्यूमेंट या खाली डीड बना के बैठा है, जिसको रजिस्टर नहीं किया डीड को, वो डीड तो अगर कहीं पे भी लेके दिखाएगा ना, मेरी ओनरशिप है, मेरी ओनरशिप है, वो डीड की कोई वैल्यू नहीं है, वो कचरा है, उसको तुम एविडेंस के नाम पे दिखा भी नहीं सकते। बराबर। तो ये सब कंसेक्वेंसेस है। अब बोल, करेगा रजिस्ट्रेशन? तो अभी कोई भी हाँ बोलेगा ना फिर तो उसको कंसेक्वेंसेस बताओ। तो वो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स। चलो नेक्स्ट, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एकदम पीछे जहाँ पे चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है ना, वहां पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जुडिशियल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन एंड कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ठीक है। चलो, तो नॉर्मल है। लीज, हाँ लीज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। वो अपट्टा नहीं है, वो अपट्टा है, बीच में स्पेस थोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन लास्ट एक अटेम्प्ट में, जस्ट 2 या 3 अटेम्प्ट पहले कोई तो एक अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, लीज अंडर स्टैम्प एक्ट, बराबर। तो लीज मतलब कुछ भी हो सकता है ये चारों में से। देखो 4 मार्क है और एग्जाम में 4 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि आंसर में भी 4 ही पॉइंट बनते हैं, बुक में भी 4 ही दिए हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन पब्लिक रिकॉर्ड्स एज पर आईटी एक्ट 2000। तो आईटी रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है? सो ग्रांट्स रिकॉग्निशंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, signature in case where the law provides, filing of any form, application or any other document, government office or agency, ये public records है। grant of any license, permits and the receipt or the payment of money, जो भी गवर्नमेंट की साइड से इशू किया जाता है ना, देखो सारे के सारे ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंट्स कवर किए गए यहाँ पे, तो वो सब क्या है? पब्लिक रिकॉर्ड्स है एज पर आईटी एक्ट 2000, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, अपील प्रोसीजर अंडर आरटीआई। तो ठीक है, हाँ ये तो पूरा डेज के ऊपर ही है, पूरा डेज के ऊपर ही चलेगा। नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ आईपीओ, तो सीनियर ऑफिसर 30 दिन में जाना है। नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द सीनियर ऑफिसर, तो सीआईसी और एसआईसी में जाना है 90 डेज, बराबर। तो ऑब्वियसली देखो पीआईओ सीनियर ऑफिसर और उसके बाद आता है सीआईसी एसआईसी, ठीक है। पहले में कितना दिन है? 30 डेज, फिर कितना दिन है? 90 डेज। फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 30 डेज एंड द डेट ऑफ रिलीज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 45 डेज। ये डेज के ऊपर ही पूरा आंसर है, डेज नहीं लिखा खत्म, मार्क्स मिलेगा ही नहीं, भूल जाना। चलो नेक्स्ट इज एनसीएलटी वाला चैप्टर, ठीक है, कि एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये सारे ऑर्डर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। कोर्ट है, इक्विवेलेंट टू कोर्ट है एनसीएलटी, तो वो लोग ये सारे डिसीजंस दे सकते हैं, सारे ऑर्डर्स ये पास कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एक्सटर्नल एड ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वाला चैप्टर, बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थोड़ा टेक्निकल है, लोगों को टफ लगता है, बट बहुत अच्छा है और वेटेज वाइज भी ज्यादा है। तो उसमें देखो 2 है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये कौन सा पूछा है? एक्सटर्नल एड। तो एक्सटर्नल एड मतलब बाहर की कौन सी चीजों को मैं डिसीजन के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, कोई कमिटी बनाई तो उसने रिपोर्ट बनाया, जैसे जे ईरानी कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, तो उसके रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अदर स्टैट्यूट्स, डिक्शनरी, फॉरेन डिसीजंस, जैसे देखो काफी सारे हम केस पढ़ रहे हैं ना, कितने सारे हमने पढ़े होंगे फिरंगी नाम। फिरंगी नाम मतलब क्या? सब फॉरेन के केस है, रोलैंड वर्सेस फ्लेचर, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, बराबर। देन ये सब मतलब ये सब है क्या? ये सब फॉरेन के केसेस है जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दैट आर, मतलब वो सारे केसेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो वो यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन द केस ऑफ इमरजेंसी एंड ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी ऑफ द स्टेट। देखो
लॉ बनाने का पावर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है और स्टेट गवर्नमेंट को होता है। करेक्ट, कुछ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, कुछ लॉ स्टेट अपने लिए बना सकता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन केस ऑफ इमरजेंसी। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है कौन सी सिचुएशन में? इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। तो ये हो गया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 250 में बोला गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन आता है, एक्सटर्नल थ्रेट है स्टेट के ऊपर, तो स्टेट को बोल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो चुप बैठ, मैं लॉ बनाएगा तेरे लिए, मैं हैंडल करेगा तेरी ये सिचुएशन को। वैसे ही आर्टिकल 356 357 में ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, कि स्टेट में उनसे कोई चीजें हैंडल नहीं हो रही है, स्टेट से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, स्टेट कितना भी ट्राई मार रहा है फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, इन सर्टेन सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए लॉ बना सकता है, उनके लिए डिसीजंस ले सकता है, क्योंकि लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। Next is Mr. Honest is the lawyer of by profession. He is handling the case of Mr. Arshad Mehta. Okay. Lawyer by profession handling case. Okay. On the day of hearing, the Honest was not able to reach to the tribunal to represent his client. He requested tribunal to appear the case through video conference. Also state who can appear in court in his absence. बराबर, जो पर्सन को अपियर होना चाहिए था अगर वो पर्सन अपियर नहीं हो पाता है तो उसके बिहाफ पे कौन अपियर हो सकता है? सो हु होल्ड्स अथॉरिटी टू अपियर इन राइटिंग फॉर्म? एनी ऑथोराइज्ड पर्सन आफ्टर फाइलिंग वकालतनामा, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर और आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर और एन एडवोकेट, इसमें से कोई भी अपियर हो सकता है। चलो नेक्स्ट आते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ एंड सेट ऑफ। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस है, बराबर। सेट ऑफ एन इक्विटेबल सेट ऑफ अंडर चैप्टर सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। 10 एविडेंस एक्ट, कौन से विच कैन नॉट बी गिवन एज एन एविडेंस? तो देखो ये 5 पॉइंट, देखो वेटेज के हिसाब से प्लीज आंसर लिखना। 4 मार्क है तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट इनफ होते हैं, 8 मार्क का है तो 9-10 पॉइंट्स इनफ होते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं 4 मार्क है लेकिन मेरे को 10 पॉइंट आ रहे हैं, मैं 10 पॉइंट लिखेगा, देयर इज नो सेंस। ठीक है, आपको 4 मार्क के 6 पॉइंट लिखना है, लिखो 6 तक मैक्स, उससे ज्यादा लिखो मत। लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ना लिखो, वो ज्यादा बेटर है। चलो नेक्स्ट, डिफाइन एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन एज पर इंडियन पिनल कोड। एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जो वाटर से कनेक्टेड कंसेप्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी आईपीसी का। चलो नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिमिटेशंस है कि हर एक कोर्ट का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से ही डिसीजन पास कर सकता है, कि इसको हैंडल कर सकता है। ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके अपने टेरिटोरियल लिमिट को छोड़ के वो केस को हैंडल नहीं कर सकता है। जो भी टेरिटोरियल लिमिट होगी वो गवर्नमेंट फिक्स करके देता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये सारे आंसर के पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स। ठीक है, 4 पॉइंट्स होने चाहिए, उसके हिसाब से आप मार्किंग दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अनलॉफुल असेंबलीज एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 5 और 5 से ज्यादा लोगों को जमा नहीं होने का, बराबर। आजकल ये कोविड में तो बहुत चल रहा था, तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अनलॉफुल असेंबली मतलब क्या होता है। तो 5 या 5 से ज्यादा लोग, यहाँ पे ये नंबर्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 या 4 से ज्यादा लोग लिखा गए, 10 या 10 से ज्यादा लोग लिखा गए, एग्जैक्ट नंबर तुमको लिखना पड़ेगा, बराबर। चलो नेक्स्ट इज डिफेमेशन। एक्सेप्शनल केसेस क्या है, क्या क्या डिफेमेशन नहीं है, तो उसमें था ना पब्लिशिंग ट्रू इंफॉर्मेशन, रिव्यू करना, बराबर। तो वो सारे पॉइंट्स हैं, इसमें भी 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो आप अकॉर्डिंगली 4-5 पॉइंट्स जो भी है लिख सकते हो, डोंट राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देन लैंग्वेज ऑफ द आर्बिट्रेशन। लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन जनरली इंग्लिश होता है, लेकिन अगर कोई पार्टी डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है कि मुझे इसमें भी ऑर्डर की कॉपी चाहिए, अवार्ड की कॉपी चाहिए, तो वो याद रखना कि जो एक्स्ट्रा कॉपी मांगेगा इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो पर्सन वही बेयर करेगा और कोई पर्सन बेयर नहीं करेगा।
ये लिखना पड़ेगा। खाली ऐसा इंग्लिश वाला लिख के मत आओ। खाली इंग्लिश लिखा करेक्ट है बट आधा आंसर है वो, मार्क्स कट हो जाएंगे। इंग्लिश प्लस अगर कोई दूसरी लैंग्वेज चाहिए तो भी चलेगा। प्लस ऐसा भी है कि डे वन से दोनों पार्टी बोलता है कि इंग्लिश नहीं, दोनों को गुजराती में चाहिए, दोनों को मराठी में चाहिए, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, समझा? बट जनरली लैंग्वेज इज इंग्लिश। क्लियर? तो देखो ये इसका बेसिक सॉल्यूशन था। अब देख लो आपने क्या क्या आंसर्स में कैसे कैसे पॉइंट्स लिखे, अकॉर्डिंगली आप उसको मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।